हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 10th साइंस का एक इजी सा चैप्टर जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बहुत इजी है और स्कोरिंग है। बेशक ये 2 मार्क्स में आएगा, बट वो 2 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं आपको, आपके रिजल्ट में, आपके परसेंटेज में। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर environment. Firstly, you have to understand what is environment. तो एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी फिजिकल केमिकल कंडीशंस हैं जिनके साथ वो इंटरैक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो एन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग एंड कंडीशंस इन विच एन पर्सन एंड एनिमल लिव्स एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? All the interacting organism in an area together with the non-living constituents। एक एरिया के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक इकोसिस्टम बोलेंगे। तो पूरी अर्थ भी एक इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ठीक, एक रिवर अपने आप में इकोसिस्टम है। तो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट है, वो नेचुरल इकोसिस्टम है, अपने आप बना हुआ है, अपने आप चल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम एक फार्म लैंड की बात कर लें, एक एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लें, तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम है। देन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमने बात किया कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज बायोटिक कंपोनेंट, अदर इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, अब बायो मीन्स लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है, जो लिविंग होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। जैसे सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा, नॉन लिविंग चीजें जो भी हैं, जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी प्रोड्यूसर्स की। सो व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? पी से प्रोड्यूसर्स एंड पी से प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ये फर्स्ट लेवल पे आते हैं, सबसे पहले अर्थ पर जो खाना बनाने का काम करते हैं वो ये है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सर्वाइवल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हम हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जो कुछ कार्निवोर्स हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जिन एनिमल्स के ऊपर वो फीड करते हैं वो आगे प्लांट्स पर फीड करते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करें। अब कंज्यूमर्स भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हर्ब्स मीन्स प्लांट से वर्ड आया है, तो हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर, कार्निवोर होते हैं मीट ईटिंग एनिमल्स। एंड ओमनीवोर, ओमनीवोर कौन से होते हैं, एनिमल्स हु कैन फीड बोथ ऑन प्लांट्स एज वेल एज मीट, जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं, जैसे डॉग है, कैट है। ठीक, हर्बीवोर्स का एग्जांपल काउ, डियर। कार्निवोर्स लायन, टाइगर, तो ये कार्निवोर्स के एग्जांपल्स हैं। देन पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या होते हैं, an organism that live in or on the body of organism, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो ऊपर रहते हैं या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। और जिसके भी ऑर्गेनिज्म के वो ऊपर या अंदर रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो ये होस्ट की बॉडी से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं
और इस तरीके से होस्ट ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट। तो प्लांट पैरासाइट का नाम होता है, आपने देखी होगी अमर बेल, जिसे हम कस्कूटा बोलते हैं, तो वो प्लांट पैरासाइट है। ऐसे ही एनिमल में जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रहते हैं प्लांट्स के, सॉरी एनिमल्स के, या फिर लीचेस जो होती हैं, वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। देन डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को या फिर ऑर्गेनिज्म को उनको सिंपल पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे। ये कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर फंगस हो सकती है। नेक्स्ट इज फूड चेन। फूड चेन है तो चेन, लेकिन किसकी है, फूड की। फूड किसका, एक फूड चेन के अलग अलग लेवल होते हैं, तो एक लेवल दूसरे लेवल का फूड होगा, तो इस तरीके से फूड चेन होती है हमारे पास। सो फूड चेन एक्सप्लेन विच ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। ये फूड चेन हमें बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आगे कौन से ऑर्गेनिज्म को खाता है या फिर किसके द्वारा खाया जाता है। इट बिगिंस विद द प्रोड्यूसर, स्टार्ट होती है ये प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर हमने अभी भी बात की प्लांट्स, एंड एंड होती है ये डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के साथ, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ एंड होती है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। सो देखते हैं फूड चेन को। ये आपके पास एक फूड चेन का एग्जांपल है। यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है ग्रीन प्लांट से, जो सनलाइट से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। अब प्लांट्स को कौन खाते हैं, फर्स्ट लेवल पे हर्बीवोर्स, जो जैसे ग्रास होपर हो गया। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर आगे फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक, तो ये यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे हम इसको। और उसके बाद स्नेक को कौन खा सकता है, हॉक, तो हॉक अपने पास क्या है, क्वाटनरी कंज्यूमर्स। और लास्ट में फंगस, जो कि आपके पास एक डिकम्पोजर है। तो ये हमारे पास एक फूड चेन है। नेक्स्ट इज फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब, इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय मेनी अदर प्रेडेटर्स। अब अगर ऐसा ही हो कि एक ऑर्गेनिज्म को बस एक ही ऑर्गेनिज्म खाता हो, तो फिर उसके मर जाने से तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ऑर्गेनिज्म को और कई सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर वो ऑर्गेनिज्म भी आगे कई सारों को खाता है। तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स सा वेब होता है जिसे हम फूड वेब बोलते हैं। इसी से पूरी सस्टेनेबिलिटी जो है वो चलती है। A single organism is consumed by many other predators. It displays the interaction between the organism. तो फूड वेब से हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन का पता चलता है। फूड वेब जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं फूड चेन से, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी से जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम की, वो बनी रहती है। ये एक फूड वेब का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रासेस है, अब ग्रासेस को कौन कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहा है, इधर माउस खा रहा है, इधर रेबिट खा रहा है। उसके बाद रेबिट को फर्दर कौन खा सकता है, फॉक्स भी खा सकती है और हॉक भी खा सकता है। ऐसे ही माउस, माउस के ऊपर कितने जने फीड कर सकते हैं, अब माउस को और आउल खा सकता है, हॉक खा सकता है, फॉक्स भी खा सकती है। ऐसे ही ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, बर्ड्स भी खा सकते हैं। ऐसे फ्रॉग को ऑल भी खा सकता है और स्नेक भी खा सकता है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे इकोसिस्टम में वो चलता है, इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, हमने फूड चेन पढ़ी थी, फूड चेन में अलग अलग लेवल्स थे, बस उन्हीं लेवल्स को हमने क्या बोल दिया, ट्रॉफिक लेवल्स बोल दिया। ये भी स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर से, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उनको खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स। सो ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन का हर एक स्टेप क्या बनाता है, एक ट्रॉफिक लेवल बनाता है। An ecological pyramid depicts how energy and biomass decrease from lower to higher trophic levels. अब होता क्या है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी ली तो किन्होंने खाना बनाया, प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया। अब प्रोड्यूसर को जो खा रहे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जाएगी, फिर इनको जो खाएंगे उनका उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जाएगी, फिर जो इनको खाएंगे उनके अंदर एनर्जी। तो ऐसे करके एनर्जी का जो फ्लो है वो जाता है लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। लेकिन ये कह क्या रहे हैं यहाँ पर, डिक्रीज होती है एनर्जी और बायोमास दोनों ही डिक्रीज होते हैं। जैसे प्लांट्स धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो इनकी क्वांटिटी कम होगी, फिर उसके बाद इनकी और कम होगी और इनकी और कम। आपको तो पता ही है कि शेर कितने कम है, चीते कितने कम है आज के टाइम पर। तो टर्शरी लेवल पर जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं
वहां पर उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी समझेंगे आगे। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर जिनको हम क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स बोल सकते हैं, वो होंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कौन होंगे, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, डियर और काउ को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, या फिर हम इनको बोल सकते हैं स्मॉल कार्निवोर्स। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर क्या होंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे, या फिर हम इनको बोल सकते हैं लार्ज कार्निवोर्स। ठीक, तो ये आप एक सिंपल सा ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम बना सकते हो। प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट स्लाइड इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। अब हमने बात की थी कि जो एनर्जी और बायोमास है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी की बात करेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है, कितनी एनर्जी फ्लो करती है। तो एनर्जी फ्लो करती है एक लॉ के अनुसार, जिस लॉ को हम बोलते हैं 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। Interaction among various components of environment involve the flow of energy from one component to another. So energy follow 10% law. This states that 10% energy is transferred from one trophic level to another in an ecosystem. कि अगर नीचे वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जितनी भी एनर्जी है उसका 10% ही वो आगे जाएगा, ठीक, बाकी की वो खुद कंज्यूम कर लेंगे अपने अपने जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के, उनको चलाने के लिए। Since little energy is available to the next level of consumers, so food chain consists of only 3 to 4 steps. तो फूड चेन में सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स क्यों होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर पर जाकर रुक क्यों जाती है, उसके बाद कुछ क्यों नहीं होता। तो ऐसा इसीलिए नहीं होता, इसीलिए टर्शरी या क्वार्टरी कंज्यूमर तक ही फूड चेन जाती है, क्योंकि एनर्जी ही बहुत कम बचती है आगे ट्रांसफर होने के लिए। और फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए सन के पास से एनर्जी कितनी आई है, 10,000 जूल, तो इतनी एनर्जी प्लांट्स ने ली है। अब इस 10,000 जूल का यहाँ पर आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, सनलाइट का नहीं, प्लांट से प्रोड्यूसर से स्टार्ट कीजिए। तो प्रोड्यूसर्स में क्या है, मान लीजिए प्लांट्स के पास 1000 जूल एनर्जी है, तो 1000 जूल का 10% आगे जाएगा, यानी कि 100 जूल जो है वो हर्बीवोर्स में पास हो जाएगा, बाकी का प्लांट्स खुद यूज कर लेंगे। और हर्बीवोर के पास अगर 100 जूल एनर्जी है, तो आगे जो कार्निवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर तो यही है, सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितना जाएगा, 10, इसका 100 का 10% 10 जूल जाएगा, फिर आगे के लेवल पर इसका 10% 1 जूल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी का फ्लो होता है। देन बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, बायोमैग्निफिकेशन होता है जैसे हम पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फसलों को बचाने के लिए। पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए। तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ना, ये कभी भी खराब नहीं होते, खराब इन द सेंस कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे केमिकल्स जो हमेशा एनवायरमेंट में बने रहते हैं, ये डिके नहीं होते। तो आगे की आगे ट्रॉफिक लेवल्स में ये क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक, कैसे, सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। तो ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और आगे की आगे अकोमुलेट होते जाते हैं। एज दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, they gets accumulated progressively at each trophic level as human occupy the top level। और ह्यूमन जो है वो हमेशा ही टॉप कार्निवोर्स में आता है। The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body। और इस तरीके से ज्यादा केमिकल की जो कॉम्पोजिशन है वो हमारी बॉडी में अकोमुलेट होगी, और इसी चीज को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। चलो इसको यहाँ से समझते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स है, मान लो हमने स्प्रे किया, पेस्टिसाइड को स्प्रे किया, तो प्लांट्स के अंदर इतने ही कंपोनेंट है, एक प्लांट के अंदर इतने कंपोनेंट है उस पेस्टिसाइड के। अब उस प्लांट को, अब एक प्लांट को तो नहीं खाया होगा, ऐसे कई सारे प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया। तो हर्बीवोर्स के अंदर इतनी क्वांटिटी हो गई। ठीक, आगे हर्बीवोर्स के कुछ भी बाई प्रोडक्ट्स को हमने खाया, कार्निवोर्स हम नहीं तो किसी और एनिमल ने खाया, तो उनके अंदर इतनी, और टॉप कार्निवोर पर हम है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर इतनी क्वांटिटी अकोमुलेट हो जाएगी उन पेस्टिसाइड्स की, और इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और इसीलिए हमें मीट की बजाय प्लांट प्रोडक्ट्स खाना चाहिए।
क्योंकि केमिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी कम आएंगे, क्योंकि अगर हम मीट खाते हैं तो मान लीजिए कहीं तो हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, कहीं हम हर्बीवोर जो इनको खाते हैं प्लांट्स को, उनका हम मीट खाएं तो हमारे अंदर ज्यादा अकोमुलेशन होगी, इसीलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए मीट खाना। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या है? नाम तो सबने सुन रखा है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ओजोन लेयर है क्या, इसका फंक्शन क्या है। तो ओजोन लेयर बेसिकली एक गैस की लेयर है जो अर्थ के चारों ओर बनी हुई है। गैस कौन सी? जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है। तो इस गैस का नाम है ओजोन। ओजोन जैसे ऑक्सीजन O2 से बनी होती है, वैसे ओजोन O3 मॉलिक्यूल से बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं इसके अंदर। अब ये गैस अगर हमारे एनवायरनमेंट में होती, यहाँ पर हो तो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन ये गैस स्ट्रेटोस्फेयर के पास है तो वहां पर ये हमारे लिए एक अच्छी है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा किससे मैम? सुरक्षा है सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें, जिनको हम क्या बोलते हैं? यूवी रेज। तो ये यूवी रेज को वापस मोड़ देती है, धरती से टकराकर यूवी रेज वापस चली जाती है, धरती के अंदर एंटर नहीं होने देती ये ओजोन लेयर। अब क्या हो जाएगा अगर ये यूवी रेज आ जाए तो ये इतनी हार्मफुल होती है कि ह्यूमंस को स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी फसलें खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए यूवी रेज को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन ये क्या शो हो रहा है मैम ब्लू ब्लू सा यहाँ पर? तो ये है ओजोन होल। ह्यूमन की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, और इसके अंदर क्या हो रहा है? होल हो रहा है, जिसकी वजह से ये हानिकारक यूवी रेज जो है ये धरती के अंदर एंटर कर रही है। तो क्या है ओजोन लेयर? ओजोन इज अ गैसियस लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से अर्थ को बचाती है। द रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल इट कैन कॉज स्किन कैंसर। तो ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। तो अब आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो होते ही है यहाँ पर, तो जो यूवी रेडिएशन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसको O2 को सिंगल O में तोड़ देती है। अब एक सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और क्या बनती है? O3 बनती है। इस प्रकार ये रिएक्शन चलती रहती है और ओजोन की फॉर्मेशन होती रहती है। ओजोन डिप्लीशन क्यों हुआ? Since 1980 अमाउंट ऑफ ओजोन begins to decrease। कब देखा गया? ये 1980 में नोट किया गया कि जो ओजोन की जो अमाउंट है अंटार्कटिका के ऊपर वो कम हो रही है। ऐसा क्यों? ड्यू टू सम सिंथेटिक केमिकल्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनने लगे थे जो ओजोन को खराब कर रहे थे। कौन से केमिकल मैम? तो इन केमिकल्स का नाम था CFC। CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है क्या? ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका यूज किया जाता है एज अ कूलिंग एजेंट, रेफ्रिजरेटर के अंदर, AC के अंदर, तो वहां पर इनका यूज किया जाता था। ठीक, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो उस वजह से ये एनवायरनमेंट में ज्यादा रिलीज होते हैं, ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर ओजोन को खत्म करते हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ओजोन लेयर क्या है, इसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है, उसको रोकना भी क्यों जरूरी है। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हुए हैं ताकि जो ओजोन का लेवल है, मतलब ओजोन का लेवल है उसे मेंटेन रख सके, और जो CFC का लेवल है उसे और ज्यादा ना बढ़ाया जाए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो भी गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं, कचरा, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कचरे में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो मेनली यहाँ पर दो तरीके के सब्सटेंस जो हमारे वेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। वन इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड अदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, डिग्रेड मतलब जो उसको गला देते हैं, उसको ब्रोकन डाउन कर देते हैं सिंपल पार्टिकल्स में। सो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उन्हें हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सच एज पेपर, क्लॉथ, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स। तो ये सारे ही सब्सटेंसेस क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड कर दिए जाते हैं, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस।
सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिनको हम बैक्टीरिया के एक्शन से नहीं तोड़ सकते, ये एज इट इज पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते कभी भी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स। तो मैनेज कैसे किया जाए इस गार्बेज को? इसको मैनेज करना तो बहुत जरूरी है। फर्स्टली तो हमें जो सिग्रीगेशन है वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज सिग्रीगेशन? सिग्रीगेशन होता है अलग अलग टाइप के कचरे को अलग अलग करना, जैसे वेट कचरे को अलग रखना, ड्राई कचरे को अलग रखना। ऐसे कचरे को जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखना। तो ये सिग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज 3 R's। 3 R क्या होते हैं मैम? फर्स्ट इज रिड्यूस, ऐसी चीजों का यूज कम करो जिनसे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे आप प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हो, ठीक, उसकी जगह पे पेपर बैग यूज कर सकते हो। रीयूज, दोबारा यूज करना, किन चीजों का? अगर आपके पास प्लास्टिक के कुछ कैन्स हैं, ग्लास के कैन्स हैं, तो उनका आप दोबारा यूज कर सकते हो किचन के अंदर कुछ रखने के लिए, है ना, कुछ भी मटेरियल स्टोर करने के लिए। रिसाइकल, अगर मेटल का कोई वेस्ट है, पेपर है, तो उनको रिसाइकल किया जा सकता है, तो हम रिसाइकल कर सकते हैं। थर्ड है प्रॉपर डिस्पोजल इनटू लैंडफिल्स आउटसाइड द सिटी। जो भी कचरा होता है पूरा सिटी का, उसे ले जाया जाता है। सिटी के बाहर ही कुछ लो लेइंग एरिया होते हैं जहां पर उस कचरे को फेंक दिया जाता है, उन्हें लैंडफिल्स बोलते हैं। और उन लैंडफिल्स को बाद में सॉइल से कवर कर दिया जाता है, उनके ऊपर कुछ भी ग्रास लगा दी जाती है या बच्चों के खेलने के लिए कुछ मैदान बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कचरे का निपटारा कर सकते हैं। वी कैन मेक कंपोस्ट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट होता है जो भी सब्सटेंसेस डिग्रेड हो सकते हैं उनको फर्टिलाइजर, उनसे फर्टिलाइजर और मेन्योर तैयार करना, जो हमारे खेतों के लिए अच्छी होती है, तो हम वो तैयार कर सकते हैं। एजुकेट एंड इनकरेज पीपल, लोगों को हम एजुकेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं गार्बेज को मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके से हम गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। सो ये था आपका छोटू सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको मेरे एफर्ट से, मेरे इस पीपीटी से कुछ भी नॉलेज मिली है, कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट ही मेरे लिए क्या है, एक मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।